नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है रेनबो, उसके चैप्टर 15 की पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। दोस्तों, लेकिन आपसे एक शिकायत है। आप लोग मेरे वीडियो को देखते भी हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो कैसे ला पाऊंगा। तो दोस्तों, आज आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको ये पोएम इतनी अच्छे से किसी ने आज तक नहीं पढ़ाई होगी जितनी अच्छे से मैं आपको इस पोएम को समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पोएम शुरू करते हैं। इस कविता में जो हमारे कवि शेक्सपियर है, उन्होंने एक मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था उन्होंने एक शिशु की बताई है। छोटा सा बच्चा जो पैदा होने के बाद जो लगता है ना, छोटा सा बच्चा कुछ महीनों तक, वो उसे शिशु बोला जाता है। ठीक है, एक स्कूली जाने वाला बालक। तीसरी अवस्था जो बताई है उन्होंने बताई एक प्रेमी की अवस्था, एक आशिक की अवस्था। ठीक है, चौथी अवस्था है एक सिपाही की। पांचवी अवस्था है एक न्यायाधीश की, मतलब जज की। और छठी अवस्था है एक मजाकिया व्यक्ति जो होता है ना, जिसे विदूषक कहा जाता है, उसकी अवस्था की व्यक्ति मजाक बन जाता है उस अवस्था में। और सबसे आखिरी जो अवस्था है वो है एक वृद्ध व्यक्ति की अवस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, जिसे दूसरा बचपन भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम को हम स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेंजा है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. तो दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कवि? All the world is a stage. दोस्तों, आप स्टेज जानते हो ना? जैसे कोई भी थिएटर होता है तो थिएटर में क्या होता है, जो आगे वाला जो भाग होता है ना, जहाँ पे जो कलाकार है वो अपना अपना रोल निभाने के लिए आता है, उसे ही क्या बोलाता है? स्टेज बोलाता है। स्टेज का अर्थ क्या है? रंगमंच। ठीक ना? तो कवि कह रहा ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये जो सारी दुनिया है, ये जो संपूर्ण संसार है, ये क्या है? एक रंगमंच है। And all the men and women merely players। और जितने भी ये सभी स्त्री पुरुष इस संसार में हैं, जितने भी मेन हैं, जितने भी विमेन हैं, वो सब क्या है? मेरली। मेरली यानी क्या होता है? केवल। प्लेयर्स। प्लेयर्स का अर्थ है पात्र, किरदार। वैसे तो प्लेयर्स का अर्थ किसी गेम में क्या होता है? खिलाड़ी होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रंगमंच की, नाटक की। तो नाटक में क्या होते हैं? पात्र होते हैं, किरदार होते हैं। कवि कह रहा है कि संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और सभी स्त्री और पुरुष वो केवल क्या हैं? इसके किरदार हैं। तो हम सब लोग भी जो इस दुनिया में है ना, हम सब लोग क्या हैं? इस रंगमंच, इस संसार रूपी रंगमंच के किरदार हैं। ठीक है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। अब एग्जिट का अर्थ क्या होता है? एग्जिट का अर्थ होता है बाहर जाने का रास्ता, और एंट्रेंसेस का मतलब क्या होता है? अंदर आने का रास्ता। तो दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। अब जो नाटक होता है उसमें क्या होता है? जिस भी कलाकार का रोल आता है, जिसको भी भूमिका निभानी होती है, वो क्या होता है? स्टेज पर आता है। ठीक है, और जैसे ही उसने अपनी भूमिका निभाई, भूमिका निभाने के बाद वो वहां से चला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है कि इस संसार रूपी रंगमंच पर मनुष्य क्या लेता है? जन्म लेता है, और अपनी भूमिका निभाने के बाद मृत्यु के पश्चात इस संसार को एग्जिट कर जाता है, अर्थात इस संसार से चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और एक इंसान, एक आदमी, एक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, अपने समय में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में, प्लेज निभाता है मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं। कि जो एक व्यक्ति है ना, अपने पूरे जीवन काल में कई सारी भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन को
जन्म से लेकर मृत्यु तक, हिज एक्ट, उसके कार्यों को, बीइंग 7 एजेस, एजेस का अर्थ क्या है, अवस्थाएं। तो कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य के जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक 7 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सेकेंड स्टेंजा शुरू करते हैं दोस्तों। तो सेकेंड स्टेंजा है, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, then the whining school boy with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school। तो दोस्तों इस वाले स्टेंजा में उसने शुरू में क्या बोला है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, जो पहली अवस्था होती है मानव जीवन की वो क्या होती है, एक शिशु की अवस्था, एक बिल्कुल जो पैदा होने के बाद बच्चा जो होता है ना वो वाली अवस्था, शिशुअवस्था। जब उसकी सारी देखभाल किसके ऊपर निर्भर होती है, उसकी जो नर्स होती है या उसकी जो आया होती है या उसकी दाई माँ होती है या उसकी जो माँ होती है, उनके ऊपर ही उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी होती है। तो इस पहली अवस्था में वो क्या करता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, रोता चिल्लाता रहता है। म्यूलिंग का अर्थ क्या होता है, रोता चिल्लाता रहता है। एंड प्यूकिंग, उल्टी करता रहता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या वो करते हैं, उल्टी करते रहते हैं। तो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, कि इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, शिशुआ अवस्था में, कि जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है ना, वो क्या करता रहता है, म्यूलिंग, रोता चिल्लाता रहता है, एंड प्यूकिंग, और उल्टियां करता रहता है। किसकी बाहों में, नर्स की बाहों में, अपनी आया की बाहों में, अपनी दाई माँ की बाहों में। इस अवस्था में वह क्या होता है, असहाय होता है, ठीक है, और हर बात के लिए वह अपनी नर्स पर निर्भर करता है, ठीक है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था किसकी होती है, वाइनिंग का अर्थ क्या होता है, वाइनिंग का अर्थ होता है शिकायत करना, ठीक है। बात बात पे रोना चिल्लाना, बात बात पे शिकायत करना, मतलब उसकी शिकायतों का तो कोई अंत ही नहीं है। एक बालक का जो स्कूल जाने, उसको तो कुल मिला के स्कूल नहीं जाना, ठीक है। जब भी वो लड़का ना स्कूल जाएगा, ठीक है, तो रोता चिल्लाता हुआ ही जाएगा, उसके जाने की इच्छा ही नहीं करती। मम्मी मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँ, टीचर मारती है मेरे को, मैं नहीं जाऊँगा मम्मी स्कूल। सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो अब उस लड़के की शिकायतों का तो कोई अंत नहीं है। तो वाइनिंग मतलब शिकायत करता हुआ, रोता चिल्लाता हुआ वो जो स्कूली लड़का जब जाता है ना, वो विथ हिज सेचल, सेचल का अर्थ क्या होता है, जो उसका बैग है ना, जो लटका कर वो स्कूल जाता है ना, तो अपने बैग के साथ वो स्कूल जाता है। तो ये दूसरी अवस्था है स्कूल जाने वाले बालक की, ठीक है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, लेकिन उसका चेहरा तुम देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सुबह की जो वेला होती है ना, प्रभात वेला, जिस प्रकार से सुबह प्रातःकाल का जो समय होता है चमकदार होता है, उसी प्रकार से उस बच्चे का चेहरा भी क्या होता है, चमकदार होता है। लेकिन स्कूल तो नहीं जाना ना उसको, है ना। तो क्रीपिंग लाइक स्नेल, कि वो रेंगता हुआ जाता है, लाइक स्नेल, स्नेल मतलब जो घोंघा होता है ना उसके समान। और आप अगर जानते नहीं हो घोंघा क्या है, तो उसका चित्र मैंने आपको सामने दिया है। तो ये घोंघा जो है ना, ये बहुत धीमी रफ्तार से चलता है, पता ही नहीं चलता ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से जो स्कूली बालक है वो तो क्या है, अनविलिंगली टू स्कूल, उसको तो अनविलिंग, वो तो स्कूल जाने का इच्छुक ही नहीं है। विलिंग का अर्थ क्या होता है, इच्छुक, और जाने का इच्छुक नहीं तो अनविलिंग, है ना। तो अनविलिंगली टू स्कूल, वो तो स्कूल जाने का अनिच्छुक है, स्कूल जाना ही नहीं चाहता। तो जब स्कूल जाना ही नहीं चाहता तो वो क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, धीरे धीरे चलेगा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊं, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊं, और इस प्रकार से वो शिकायतें करता रहता है, ठीक है। और बिल्कुल घोंघे की रफ्तार में, घोंघे की चाल से बहुत धीरे धीरे चलता है। ये अवस्था होती है मानव जीवन की दूसरी अवस्था, एक स्कूल जाने वाले बालक की अवस्था। तीसरा स्टेंजा शुरू करते हैं दोस्तों। सच बोलूं तो तुमसे मिलकर इसी बात का गम है, तेरे प्यार के लिए तो सारी उम्र बहुत ही कम है। अरे नहीं 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 दोस्तों, आप गलत मत समझना।
आप सोच रहे हो सर कहाँ से गीत गाने लग गए, कब से सिंगर बन गए? नहीं दोस्तों, तीसरा स्टेंजा है इसी बात का। दोस्तों तीसरा स्टेंजा एक प्रेमी के बारे में, तीसरा स्टेंजा एक आशिक के बारे में, तीसरा स्टेंजा एक मजनू के बारे में। तो चलिए दोस्तों तीसरा स्टेंजा शुरू करते हैं। एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। तो जो तीसरी अवस्था होती है वो अवस्था होती है एक प्रेमी की अवस्था। एंड देन द लवर, और फिर वो आशिक की अवस्था। साइंग, आह भरते हुए, किसकी याद में? अपनी प्रेमिका याद में। लाइक फर्निस, जैसे आपने देखा होगा ना, फर्निस देखे होगा, जानते हो आप फर्निस क्या? भट्टी होती है, तो भट्टी के अंदर आप क्या लकड़ी जलाते हो, कुछ जलाते हो, तो उसमें चिंगारियां निकलती है, तो उस चिंगारी की क्या आती रहती है? आवाज आती रहती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आशिक होता है, जो प्रेमी होता है ना, वो भी क्या करता है? आहें भरता है। जिस प्रकार से उस भट्टी में आवाज आती है, उसी प्रकार से उसके आहें भरने की भी आवाजें आती है। और क्यों आ रही है आहें? क्योंकि वो अपनी जो प्रेमिका है उसकी याद में तड़पता है। उस प्रेमिका की यादें उसको जीने नहीं देती हैं, और उसकी याद में वो क्या करता है? एक वोफुल, दर्द से भरा हुआ बेलड़, गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो उसने लिखा है किसकी प्रशंसा में? अपनी जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस मतलब प्रेमिका, अपनी प्रेमिका की आईब्रो, भौहों की प्रशंसा में या आंखों की प्रशंसा में उसने जो गीत लिखा है, उस गीत को गाते हुए वो भट्टी के समान, जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है। फोर्थ स्टेंजा पढ़ते हैं दोस्तों। देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। तो दोस्तों ये चौथी अवस्था किसके बारे में है? देन सोल्जर। तो चौथी अवस्था जो है वो है एक सैनिक के बारे में। तो जिस प्रकार से जो एक सैनिक होता है ना, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, वो क्या करता है? अजीब अजीब कस्मों से भरा हुआ होता। ओथ यानी क्या होती है? कसम। स्ट्रेंज यानी अजीब, तो अजीब कस्मों से भरा हुआ होता है। मतलब जो एक सैनिक होता है वो अजीब अजीब कस्में खाता है अपने देश के लिए, और वो उन्हें क्या करना चाहता है? निभाना चाहता है। तो उसी प्रकार का जो स्वभाव है, जैसा एक सैनिक का स्वभाव होता है, उसी प्रकार का स्वभाव मानव जीवन की इस अवस्था में व्यक्ति का हो जाता है। बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्ड का अर्थ क्या होता है? दाढ़ी, और पार्ड का अर्थ क्या होता है? तेंदुआ। आपने देखा ही होगा तेंदुआ, और मैं आपको दिखा देता हूं तेंदुए की तस्वीर ये रही। जो उसकी जो दाढ़ी होती है ना, वो किसके समान होती है? एक तेंदुए के समान रहती है। वह तेंदुए जैसी लंबी एवं नुकीली दाढ़ी मूंछ रखता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान पाने के मामले वो क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। मतलब किसी और चीज से सैनिक को ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, केवल एक चीज से जलन होती है उसको। किस बात से? सम्मान से। सडन एंड क्विक इन कोरल, कोरल यानी क्या होता है? झगड़ा। सडन अचानक से, क्विक यानी तेजी से। सडन एंड क्विक मतलब बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से। हमेशा वो झगड़ा करने के लिए, कोरल करने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। किसी भी बात पर तुरंत झगड़ा करने लग जाता है। सीकिंग, सीक का अर्थ क्या होता है? पाना। द बबल रेपुटेशन, क्या पाना चाहता है? सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। सीक, सीक यानी पाना। द बबल रेपुटेशन, बबल यानी क्या होता है? बुलबुला, और रेपुटेशन यानी क्या होती है? प्रतिष्ठा, सम्मान। जो सैनिक होता है ना, उस सम्मान को पाने के लिए, कौन सा सम्मान? वो सम्मान जो पानी के बुलबुले, पानी के बबल्स के समान क्या होता है? क्षणिक होता है। जैसे पानी में बुलबुला जब उठता है ना, खोखला होता है, और थोड़ी देर में वो जो बुलबुला है वो क्या हो जाता है? फूट जाता है। उसी प्रकार से एक खोखले सम्मान के लिए और क्षण भर, थोड़े समय के रहने वाले सम्मान के लिए जो एक सैनिक है ना,
इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब होता है तोप, और कैनन्स माउथ का मतलब तोप के मुंह में अपना सिर देना, मतलब अपने जीवन को खतरे में डालकर भी वो क्या करना चाहता है, सम्मान प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों 5th स्टैंजा पढ़ते हैं। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली with good capon lined, with eyes severe, and beard of formal cut, full of white swords and modern instance, and so he plays his part. And then the justice, और फिर जो 5वीं अवस्था आती है वो किसकी अवस्था है, एक जज की अवस्था, एक न्यायाधीश की अवस्था। इन फेयर राउंड बेली, और उसका जो तोंद होती है ना वो कैसी होती है, गोल मटोल होती है। बेली का अर्थ क्या होता है, पेट, ठीक है। तो राउंड, पूरा फेयर राउंड, काफी गोल मटोल, है ना, उसकी जो है बेली होती है। तो बेली आप समझ ही गए, बेली किसको बोलते हैं, पेट को। अब आप सोचोगे सर उसकी है ना जो तोंद होती है इतनी गोल मटोल की होती, क्यों, क्योंकि उसने रिश्वत के रूप में मुर्गे खाए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी, साले पता नहीं क्या क्या खाते हैं। रिश्वत भी ले रहा है तो मुर्गे की। विथ गुड केपोन लाइन, केपोन का अर्थ क्या होता है, मोटे ताजे मुर्गे का मांस। तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके पेट पर एक बड़ा सा मुर्गा क्या कर दिया गया, लाइन किया गया। लाइन का मतलब चिपका हुआ है। विथ आइज सिवियर, उसकी आंखें गंभीर होती है। क्यों, वो आंखों पर ऐसा लुक क्यों रखता है, सीरियस क्यों रहता है वो, ताकि लोगों को लगे कि वह अपने काम में क्या है, गंभीर है। वह किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं करता, वह न्याय क्या करता है, बराबर से करता है। न्याय करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। जबकि हम तो जानते ही हैं कि वो उसका जो न्याय है वो पक्षपात से भरा हुआ है, क्योंकि वो क्या लेता है, रिश्वत लेता है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उसकी आंखों को वो क्या रखता है, गंभीर रखता है, उसके चेहरे पर गंभीर लुक रहता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी होती है ना, फॉर्मल कट, जो भी औपचारिक कट होता है ना, जिस प्रकार से लोग ऑफिस में रहते हैं उस प्रकार के रहन सहन को फॉर्मल बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब उसकी जो दाढ़ी होती है ना वो उस समय के फैशन और उसके पद के हिसाब से विशेष प्रकार से कटी हुई होती है। फुल ऑफ वाइज सोज इन मॉडर्न इंस्टेंस, और वह क्या करता है, फुल ऑफ वाइज सोज, वाइज यानी बुद्धिमतापूर्ण, सोच यानी कहावतें, वह बुद्धिमतापूर्ण कहावतें कहता है। मॉडर्न इंस्टेंस, और जो आधुनिक जो उदाहरण होते हैं, दूसरे जो केस होते हैं उनसे क्या करता है, और कहानियां जो होती है उनसे उदाहरण लेकर लोगों को बताता है। इस प्रकार से वह बुद्धिमान व्यक्ति की अपनी भूमिका इस अवस्था में निभाता है। तो दोस्तों जो 5वीं अवस्था है ना, इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक न्यायाधीश के समान सोचता है, उसकी सोच काफी विस्तृत हो जाती है, जीवन का उसे बुरा अनुभव हो जाता है। तो अपने जब भी कोई बात करता है तो उसमें वह कहावतों का प्रयोग करता है, कहानियों में से उदाहरणों का प्रयोग करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो इस प्रकार से 5वीं अवस्था में जो एक व्यक्ति होता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात वाइज मैन की भूमिका निभाता है। 6th स्टेंजा शुरू करते हैं दोस्तों। तो 6th स्टेंजा है, द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून विद spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well shaved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sounds. तो चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। द 6th एज, अब जो 6ठी अवस्था है ना वो उस 5वीं जो अवस्था, जो एक जस्टिस की अवस्था थी, एक जज की अवस्था थी, उससे कहां पर शिफ्ट हो जाती है, जाकर कहां जाती है, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून। तो 6ठी अवस्था, जो जीवन की 6ठी अवस्था होती है वो एक पैंटलून अर्थात विदूषक की अवस्था होती है। और विदूषक वह व्यक्ति होता है जो दुबला पतला हो, हास्यपद हो, मतलब
जिसको देखते ही हंसी आ जाए। लीन, लीन का अर्थ क्या होता है? पतला दुबला। और स्लीपर्ड, स्लीपर्ड का अर्थ होता है चप्पल पहनना। तो जो इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो पतला दुबला होता है और क्या पहनता है? वो चप्पल पहनता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उसकी नाक पर क्या चढ़ा हुआ रहता है? चश्मा चढ़ा हुआ रहता है। स्पेक्टेकल यानी क्या होता है? चश्मा। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके आंखों के नीचे की और साइड की जो त्वचा है वो क्या हो जाती है? लटक जाती है। हिज यूथफुल होज, यूथफुल मतलब जवानी के टाइम की बात बता रहा है। होज, होज का अर्थ होता है मोजे, कि उसकी जवानी के समय के जो मोजे, वेल सेव्ड, जो उसने अच्छे से संभाल कर रखे थे। A world too wild, वो दुनिया जो बहुत ज्यादा क्या हो गई है? चौड़ी हो गई है। For his shrunk shank, shrunk यानी सिकुड़ा हुआ, और shank यानी टांगे, जो हमारे घुटने से लेकर टखने के बीच का जो हिस्सा होता है टांगों का, उसे बोलते हैं, जहां अपन मोजे पहनते हैं, ठीक ना। तो वो क्या कह रहा है कि उसने अपने जवानी के समय के जो मोजे जो उसने अच्छे से संभाल के रखे थे, वो क्या हो गए हैं? उसकी पतली पतली टांगों के लिए ढीले हो गए हैं। A world too wide, वो दुनिया जो क्या है बहुत बड़ी हो गई है, मतलब वो जो मोजे हैं वो क्या है? अब उसकी पतली टांगों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गए? चौड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक ना। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो मर्दाना आवाज, जो मर्दाना आवाज उसकी जिंदगी थी, जो मर्दों की तरह वो बोलता था, वो आवाज क्या हो रही है? बच्चे की तरह हो रही है। टर्निंग, बदल रही है धीरे धीरे, टुवर्ड, किसकी ओर? चाइल्डिश ट्रेबल, जो उसकी आवाज है वो क्या हो गई है? गंभीर और मर्दानी आवाज, बच्चों की जैसी बहुत अधिक पतली और कमजोर हो गई है। चाइल्डिश ट्रेबल का मतलब क्या होता है? कि बच्चों की तरह। चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चों की तरह, और ट्रेबल का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल पतली और कमजोर। तो जो उसकी जो मर्दाना आवाज थी वो अब क्या हो रही है? वो बदल रही है किसमें? बच्चों जैसी पतली और कमजोर आवाज में। पाइप्स एंड विशल्स इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है, जब वो आवाज निकालता है, जब कुछ कहता है, पाइप्स एंड विशल्स, पाइप एंड विशल का मतलब, पाइप्स एंड विशल्स का मतलब है सीटी की आवाज। तो जब वो बोलता है ना, तो उसके मुंह से क्या बजती है? सीटी बजती है। मतलब उसकी आवाज बच्चों की तरह पतली हो गई है, कमजोर हो गई है, और जब बोलता भी है ना, तो उससे क्या होता है? पाइप्स एंड विशल, विशल यानी भी सीटी होती है, पाइप यानी भी बजाना होता है, तो पाइप्स एंड विशल, उसकी आवाज जब वो बोलता है तो उसमें से क्या निकलती है? सीटी की आवाज आती है। मैं बेटा, बेटा मुझे मार के जाना। इस प्रकार से वो जब बोलता है तो उसकी आवाज से क्या निकलती है? सीटियां निकलती है। तो चलिए दोस्तों, आखिरी स्टेंजा पढ़ते हैं इस पोएम का। लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. So teeth, so eyes, so taste, so everything. तो देखते हैं लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का जो अंतिम दृश्य है ना, अंतिम जो अवस्था है वो क्या कर देता है? That ends, वो खत्म कर देता है this strange eventful हिस्ट्री। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब, इवेंटफुल का मतलब होता है घटनाओं से भरा हुआ, और हिस्ट्री यानी इतिहास। तो अंतिम दृश्य इस बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं वाले जीवन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, क्या है वो है, ये अवस्था है दूसरे बचपन। मियर अब्लिवियन मतलब पूर्ण विस्मृति की अवस्था। टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जब आदमी की मेमोरी का पूरी तरह से क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, आदमी सब कुछ क्या करने लग जाता है? भूलने लग जाता है। सो टीथ, सो का अर्थ होता है बिना, सो टीथ मतलब दांतों के बिना, सो आइज आंखों के बिना, सो टेस्ट स्वाद के बिना, सो एवरीथिंग हर चीज के बिना। कि ये वो अवस्था है जिस अवस्था में वो अपने दांतों को खो देता है, मतलब दांतों से रहित हो जाता है। सो आइज आंखों के बिना, मतलब आंखों की ज्योति
चली जाती है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता उसे। सो टेस्ट, उसका जो स्वाद है जीभ का वो खत्म हो जाता है, उसे किसी प्रकार का स्वाद महसूस नहीं होता। और सो एवरीथिंग, हर प्रकार की चीज जो भी होती है ना उससे वो क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, उससे रहित हो जाता है। और जीवन के इस अंतिम चरण में जो व्यक्ति है वो क्या हो रहा है, एक छोटे बच्चे के समान कमजोर और दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया, सेकंड चाइल्डिशनेस, मतलब दूसरा बचपन। तो इस प्रकार से इस अवस्था में वह सब चीजों से वंचित होकर, सब चीजों से रहित होकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है।